बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम व बारिक वसल्लम। ये स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हमारा जो एजेंडा ऑफ मीटिंग है उसमें हमने डिस्कस करना है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीट्स आई हैं वो, और लेडी इसके साथ ही जो लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो सीट है, दोनों का जो प्रेपरेशन मेथड है वो बिल्कुल 100% सेम है। यूपीएससी के थ्रू ये सीट्स अनाउंस की गई थी और इसकी क्लोजिंग डेट हो चुकी है। आज हम यहाँ पर है कि इसका हमने स्टडी प्लान क्या है। तो आज की जो हमारी मीटिंग है ये आपके सामने स्लाइड जो हो रही है। आज की मीटिंग में हमने जो चीज़ें देखनी है उसमें नंबर 1 है सिलेबस और पासिंग क्राइटेरिया इसका क्या होगा। आपने जीके का पेपर कैसे क्रैक करना है, इंग्लिश और उर्दू ऐसे किस तरह लिखना है। इसमें मैडम आयशा बतूल हमारे साथ हैं, सीएसएस क्वालिफाइड हैं, वो इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगी। तो इसके साथ एक और है हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड कोऑपरेटिव स्टूडेंट। ये 4 जो डोमेन्स हैं ये पीपीएससी की तरफ से सिलेबस दिया गया है, इसमें से पेपर आना है। ये इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नोट्स हैं, आप जो पिछले कुछ दिनों से ग्रुप्स में जो आपके मैसेजेस थे वो मैंने लिखे हुए हैं, वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह इसी जूम मीटिंग में आपके वो क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है। क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके एंड पर लिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने, क्योंकि होपफुल जो मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें आप मोस्ट ऑफ द पीपल के क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए तो फिर हम इंशाल्लाह एंड पर उनको एड्रेस कर लेंगे। ये आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस में इनिशियली जो पीपीएससी की तरफ से सिलेबस आया था वो इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का आया था, लेकिन समहाउ बाद में ये चेंज कर दिया गया और अब जो आपका पेपर होगा 100% इंग्लिश एसे का पेपर होगा और 100 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का पेपर होगा, ये भी 100 नंबर का पेपर है। उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर होगा 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप। उसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके जीके के पेपर में आएंगे। यूजुअली ये होता है जो पीपीएससी का जीके का पेपर होता है उसमें 10 डोमेन्स होती हैं, जिसमें जीके, इस्लामियात, इंग्लिश, ईडीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, उर्दू, मैथ, पाक अफेयर्स, जियोग्राफी, ये 10 डोमेन्स होती है पीपीएससी की यूजुअली। लेकिन ये जो आपका पेपर है इसमें सिर्फ 4 डोमेन्स हैं आपके जीके के पेपर में, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है, जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर लिटरेसी है। सिर्फ इन 4 पेपर से आपका जीके का पेपर आएगा। और जो चौथा पेपर है आपका वो है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड कोऑपरेटिव स्टूडेंट। ये 100 नंबर का आपका पेपर है और ये भी एमसीक्यू टाइप पेपर है। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि टोटल कुल मिलाकर 400 नंबर बनते हैं और इस 400 में से हर सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स तो लाजमी होने चाहिए। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में भी 39 मार्क्स आए इट मींस यू आर फेल और आप आगे किसी भी इस पेपर में अपीयर नहीं हो सकेंगे। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है इंटरव्यू में जाने के लिए वो ये है कि 40 हर सब्जेक्ट में से हो, और दूसरा क्राइटेरिया जो है इंटरव्यू में जाने के लिए वो ये है कि ये 400 मार्क्स हैं, इस 400 में से मिनिमम 200 मार्क्स आपके हों। ठीक है, ओवरऑल 400 नंबर का पेपर है। 400 में से हर सब्जेक्ट जो 100 नंबर का हर सब्जेक्ट है उसमें से 40 मार्क्स और ओवरऑल आपके सारे सब्जेक्ट्स में से 200 मार्क्स होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और एक सीट के बदले 5 लोग इंटरव्यूज के लिए कॉल किए जाएंगे। जैसा कि ये जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की कितनी सीट्स हैं, 29 सीट है, तो अराउंड ये आई थिंक 145 के करीब बनेंगे कैंडिडेट्स जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देन इसमें आपका जब आपका इनिशियली स्क्रूटनी हो जाएगी आपका 200 नंबर का वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसमें से देन आपकी फाइनल रिकमेंडेशन होगी। इसके अलावा जो होगा आपका जीके का पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जीके, ये 4 पेपर हैं, पहले आपका जीके का पेपर होगा। जीके के पेपर में से
जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो रिमेनिंग 3 पेपर्स के लिए जाएगा। ऐसा नहीं होगा, पहले ये होता था कि इकट्ठी पेपर ले लिए जाते थे, डेट शीट अनाउंस हो जाती। रिसेंटली 2024 के अंदर पीपीएससी ने पॉलिसी अपनी चेंज की थी। उस पॉलिसी के मुताबिक अब सिर्फ जो जीके का पेपर पहले क्लियर करेगा वो ही रिमेनिंग पेपर्स में अपीयर होगा। तो इसमें जो जीके का पेपर है, आप इस बात पर फोकस करें, आपको 200 मार्क्स लेने हैं इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, और जीके के पेपर में आप इजीली 70 to 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये मार्क्स लेना बहुत इजी है कंपैरेटिवली अगर आप इंग्लिश ऐसे में जाएं और उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन में जाएं, वहां पर आपके हार्डली 40 से 50 के दरमियान मार्क्स आएंगे। वह मुश्किल बच्चे उसमें पास हो रहे होते हैं। ये ट्रेंड है, ऐसे में मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आते कि 70-80 आप ऐसे में ले लें। तो अगर आपने क्वालिफाई करना है तो ये जो जीके का पेपर है आपके सामने 100, इसमें से आपने मैक्सिमम नंबर लेने की कोशिश करनी है जीके। और ये जो दूसरा एक और पेपर है कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला, इजी भी एमसीक्यू टाइप है, इसमें से भी मार्क्स निकल सकते हैं। तो इन 2 पेपर्स को आपने फोकस पर रखना है ताकि आप जो इंटरव्यू के करीब जाने के लिए 200 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो तो आप इजीली कवर कर लें। उसके बाद इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे, क्या जब आप इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में जा रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर ना हो कि यार मैंने अभी इंटरव्यू सिर्फ पेपर नहीं पास करना, मैंने तो 200 मार्क्स भी लेने हैं। जब आपने पहले ही जीके में अच्छा परफॉर्म कर लिया होगा तो फिर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के वक्त आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। देन नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने जीके के पेपर को कैसे क्रैक करना है कि आप इसमें 70 से 80 मार्क्स ले लें। इसमें जो रिसेंट पीपीएससी का ट्रेंड है, पीएमएस के पेपर्स हुए एक दिसंबर में और एक रिसेंटली हफ्ता पहले 13 अप्रैल को एक पीएमएस का पेपर हुआ, उसका मैं आपके सामने ट्रेंड भी शेयर करता हूँ। उसमें से कितने क्वेश्चंस न्यू है, कितने ओल्ड है और किस फील्ड को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। सबसे पहले जो आपकी 4 सब्जेक्ट्स की डोमेन है इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें से आपका पेपर कैसे बनेगा। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, आपकी जीके के पेपर के लिए 4 डोमेन्स हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो इस्लामियात की जगह एथिक्स चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस्लामिक स्टडी के साथ ही पेपर देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो एथिक्स चूज करना चाहें इस्लामिक स्टडी की जगह तो वो कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो है जनरल नॉलेज है और नंबर 4 पर कंप्यूटर लिटरेसी। ये 4 डोमेन्स हैं जिसमें से आपने इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आपने 80 के करीब तक जाना है। अच्छा, अब कुछ रैंडम क्वेरीज जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर की, उसमें पहले ये देखा ना, किसी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि पहले जीके का पेपर होगा क्या, मैं इसको ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन एंड पे रख लेंगे, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे इसी में से। फिर सिलेबस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी एड्रेस हो गया। फिर एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पेपर क्लियर नहीं हो रहा, काइंडली गाइड कर दें। तो इंशाल्लाह ये अभी कर रहे हैं, आपको होप सो आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था एसए की तैयारी कैसे करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो हिस्ट्री का है तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 आ जाएगा, आगे आपके साथ डिस्कशन हो जाएगी। तो मूव करते हैं पीपीएससी के जो जीके का पेपर है उसकी तरफ, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पीपीएससी करता है, अपना पेपर देता है, उसमें 5 हिस्सों में पेपर डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले 712 ईस्वी से लेकर 712 एडी से लेकर आपका पेपर जाता है 1206 ईस्वी तक। इसमें यानी इन दूसरे वर्डिंग में मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक 1206 ईस्वी। इसमें से क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान स्टडी। जो दूसरे हिस्से में अगर हम जाएं तो 1206 से लेकर 1526 तक। इसमें 1206 और 1526 ये कौन सा पीरियड है, ये सलातीन दिल्ली का पीरियड है। इसमें जो सल्तनतें आई उसमें स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सदार डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है। और एट द एंड लोधी डायनेस्टी को वो जहीरुद्दीन बाबर हराता है और मुगल डायनेस्टी का पीरियड शुरू हो जाता है, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक चलता है। तो ये मुगल डायनेस्टी का पीरियड है। इसमें भी पीपीएससी काफी पेपर्स को टारगेट करता है। और 1857 से लेकर फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857 से लेकर 1947 तक ये ब्रिटिश राज ऑक्यूपाई और वाइसरायज
गवर्नर जनरल्स, ये जो भी इसमें पीरियड है, सर सैयद अहमद खान है, फिर तहरीक आज़ादी है, तो इस पीरियड में 1857 से लेकर 1947 तक ये 100 साल का जो पीरियड है इस तरह डिवाइड हो जाएगा। फिर 1947 के बाद से लेकर अब तक 2025 तक पाकिस्तान के जितने सदूर, जितने वजीर आजम और अहम जितने भी इवेंट्स हैं उन सब को स्टडी करना है। तो यूं जो है पाकिस्तान स्टडी, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें से अभी आप देखेंगे 34 तक क्वेश्चंस भी आए हैं पास पेपर्स में, ये जो मैंने आपके साथ डोमेन शेयर की है, तो 34 के करीब क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरह ये मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करके बच्चों को ये करवाया करता हूं। तो नेक्स्ट जो पाकिस्तान स्टडी को अगर आप खुद भी करना चाहें तो आपने यूं ही कवर करना है, और इसके लिए जो आपने बुक परचेज करनी है, पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं इम्तियाज शाहिद के 102 एडिशन इसका चल रहा है मार्केट के अंदर, ये बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। इस बुक में से काफी पेपर आता है, पीपीएससी पास्ट पेपर्स बाय इम्तियाज शाहिद, ये आपने ले लेनी है। फिर जो आपकी सेकंड मेन है आपके जीके के पेपर में, वो है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज को भी जिस तरह मैंने पाकिस्तान अफेयर्स को डिफरेंट पीरियड में डिवाइड किया, इस तरह मैं इस्लामिक पीरियड्स को भी बच्चों के लिए ये डिफरेंट पीरियड में डिवाइड करता हूं, जिसमें हजूर इस्लाम की विलादत से लेकर ऐलान नबूवत तक। और अगर हम इसको मैं मजीद डिवाइड करूं, हजूर इस्लाम की विलादत से कबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है अबरहा का, जो कि काबा पर हमला करने आ रहा था, तो अबरहा का वाकया है। उसके बाद हजूर इस्लाम की विलादत है, हजूर इस्लाम की विलादत से लेकर ऐलान नबूवत तक, ऐलान नबूवत से लेकर हिजरत मदीना की तरफ, फिर हिजरत मदीना से लेकर हजूर इस्लाम के विसाल तक, आखिरी हज तक, और हजूर इस्लाम की विसाल के बाद खिलाफत पीरियड है हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, हजरत उस्मान का, हजरत अली का, और उसके बाद हजरत इमाम हसन का। तो ये खिलाफत पीरियड में से क्वेश्चंस आएंगे। देन इसके बाद बनु उमैया का दौर शुरू हो जाता है, बनु उमैया के बाद अब्बासिड सल्तनत आती है। तो ये 5-6 हिस्से हैं, इसमें इस्लामियत का पेपर आता है, और इसमें जो आप बुक डिस्कस आप कर सकते हैं। वैसे तो आपको जो मैंने पहले बुक रेकमेंड की पीपीएससी के पास पेपर्स वो हैं, अगर आप तरतीब में चीजें करने चाहें तो रहीकुल मखतूम सफीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब है, वो काफी ब्रीफ सी बुक है, उसमें से आप चीजें तरतीब में पढ़ लेंगे, वो एक अच्छी किताब है। इसके अलावा एक राय अहमद खरल है, सेक्रेटरी है पंजाब गवर्नमेंट में, उनकी किताब है सीरत नबी के ऊपर, वो बुक भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से लिखा है। तो आप किसी एक बुक से कंसल्ट करके तो आप ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस्लामियात में मजीद टॉपिक्स आते हैं उनमें है गज़वात हैं, टोटल 27 गज़वात हैं हजूर इस्लाम के दौर में, फिर उनके बारे में काफी क्वेश्चंस होंगे, उस गज़वात की तरतीब में एक ट्रिक के साथ आपको करवाए जाएंगे। फिर अहकामात हैं, जिस तरह शराब की मुमानियत के हुक्म है, जना के खिलाफ अहकामात हैं, नमाज के अहकामात है, वो इनके साल पूछता है। ये इसमें ना कोई 25-30 के करीब क्वेश्चन है वो जो इनके साल पूछता है कि ये हुक्म किस साल में फर्ज हुआ, ये हुक्म किस साल में फर्ज हुआ। तो ये सारे आपको एक तरतीब से ट्रिक के थ्रू आपको मिल जाएंगे, आपको आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि एक तरतीब में आपको चीजें याद हो, आपको इधर उधर ना जाना पड़े। फिर जनरल नॉलेज का पेपर है, जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है। जनरल नॉलेज में अब जो चीजें हैं, अगर आप खुद से स्टडी करने चाहें तो आपको मैं नोट डाउन करवा देता हूं, आपने वो चीजें करनी है। और जो बच्चे हमारे साथ अटैच होंगे उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा, उनको कुछ भी और सर्च नहीं करना, इधर उधर नहीं घूमना, उनके ग्रुप में लेक्चर्स में हर चीज उन्हें मिल जाएगी। उन्हें सिर्फ एक काम करना है, उनको याद करना है और बार बार रिवीजन करनी है। लेकिन जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं, आई आल्सो अप्रिशिएट देम, करें, लाजमी करें। उनके लिए मैं जनरल नॉलेज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं उनको लिखवा देता हूँ, जिसमें रिवर्स ऑफ वर्ल्ड है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ओशंस एंड सीज हैं, लेक्स एंड वाटरफॉल्स हैं, गल्फ्स एंड बेज हैं, डेजर्ट्स हैं, पासीज एंड ग्लेशियर्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, आइलैंड एंड पेनिनसुला है, सी पोर्ट्स हैं, फिर लैंडलॉक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं। पाकिस्तान के शहरों के कुछ ऐसे नाम है, पहले और नाम थे, अब और नाम है, ओल्ड एंड न्यू नेम्स के नाम से ये टॉपिक है। फिर कुछ वर्ल्ड के भी वो पूछता है, तो ओल्ड एंड न्यू नेम ऑफ सिटीज हैं। रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड, उसमें भी क्रिश्चियनिटी से भी क्वेश्चन होते हैं, हिंदुइज्म से भी होते हैं, बुद्ध मत से भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी जनरल नॉलेज के अंदर वो चीजें डिस्कस कर जाता है। फिर कुछ बैटल्स हैं,
इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन हो जाते हैं। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड के नाम पूछता है कि फला मुल्क की, तुर्की की पार्लियामेंट का क्या नाम है, पाकिस्तान की कानून साज असेंबली का क्या नाम है, उनके नाम। फिर एयरलाइंस के नाम वो पूछ लेता है, न्यूज एजेंसीज के नाम पूछ लेता है, एनुअल डेज के बारे में वो पूछता है कि मदर लैंग्वेज का डे कब मनाया जाता है, नर्स का इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, ऑर्फन डेज कब मनाया जाता है। ये कोई 50 के करीब डेज हैं जो पीपीएससी बार बार टारगेट करता है। वो भी मैंने तरतीब से बनाया है कि जनवरी में ये 3-4 दिन है, फरवरी में ये 3-4 दिन है जिसके बारे में पीपीएससी पूछता है, मार्च में ये, इस तरह कुल मिलाकर ये 50 के करीब दिन बनते हैं। उसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नोबेल प्राइज में से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। फिर स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में भी वो चीजें टच करता है, तो आपने इस तरह इसको टच करना है। फिर कंप्यूटर लिटरेसी है जो आपकी 4th डोमेन है। तो कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें से बेसिक एमएस ऑफिस के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देन आपसे वो कंप्यूटर के बारे में बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्टकट कीज के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। एमएस ऑफिस में वो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और आजकल एमएस एक्सेस के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन डाल रहा है। तो ये सारी चीजें ना सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वो करवाई जाएंगी, बल्कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाई जाएगी। तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फिर ये आपके सामने आपके लिए मैंने एक एनालिसिस बनाया है रिसेंट पेपर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीपीएससी पेपर किस तरह कंडक्ट कर रहा है और अभी पीपीएससी पेपर किस डोमेन में बना रहा है। अभी पीएमएस मिनिस्ट्रियल का पेपर हुआ है 13 अप्रैल 2025 को, पिछले संडे की बात है। जिस तरह आपकी डोमेन, आपके जीके के पेपर में 4 डोमेन्स थी, 4 डोमेन्स हैं। इंग्लिश नहीं है आपके जीके के डोमेन में, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी है। जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल का पेपर था उसमें भी इस्लामियात इंक्लूड थी, पाक स्टडी इंक्लूड थी, इसके साथ इंग्लिश इंक्लूड था और जनरल नॉलेज। सिर्फ जो पेपर पैटर्न इधर चेंज है वो सिर्फ ये है कि आपके जीके के पेपर में इंग्लिश की जगह कंप्यूटर लिटरेसी उन्होंने ऐड कर दिया है। अगर आप इसके क्वेश्चन देखें, मैं 95 क्वेश्चन डिफरेंट सोर्स से मैं बच्चों से कलेक्ट कर पाया। उन 95 क्वेश्चंस में से 63 क्वेश्चंस पास्ट पेपर से आए थे। स्टिल दो के कहा जा रहा है कि पीपीएससी ने अपना डाटा बैंक चेंज कर दिया है। डाटा बैंक चेंज होने के बावजूद 63 क्वेश्चंस पास्ट पेपर से आए, जिसमें से सबसे जो मेजर क्वेश्चन था 34 क्वेश्चन, जो मैंने पीछे 5 हिस्सों में आपके सामने पाक स्टडी को डिवाइड किया। पाक स्टडी से 34 क्वेश्चंस आए, जिसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चंस नए थे। इस्लामियात में से 20 क्वेश्चंस आए, जिसमें 7 क्वेश्चंस नए थे। जनरल नॉलेज में से 20 क्वेश्चंस आए, जो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी भी लिस्ट दी, जो कि तो आपको ट्रिक के थ्रू करवाई जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। जनरल नॉलेज में से 20 क्वेश्चंस आए। यूं कुल मिलाकर 63 क्वेश्चंस थे पीएमएस मिनिस्ट्रियल के पेपर में जो रिसेंट हुआ था। इसके अलावा आपके साथ मैं एक और एनालिसिस शेयर करता हूं। वो भी पीएमएस का पेपर है, वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल नहीं था, वो दूसरा था जो रेगुलर पीएमएस होता है। वो दिसंबर में गालबन पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस भी आपके सामने है। अगर आप ये देखें, इसमें 100 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाए थे, जिसमें से 62 क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में से थे, 38 क्वेश्चंस न्यू थे। और ये जो पीएमएस का पेपर था, इसमें ये जनरल जीके का पेपर था, इसमें ऑल 10 डोमेन्स ऑफ पीपीएससी वर इंक्लूडेड। तो उसमें यानी कि 10 डोमेन्स शामिल थी, और इसमें पाक स्टडी से 17 क्वेश्चन, जीके से 30, जीके प्लस हिस्ट्री से 31 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 23 क्वेश्चंस, ये मेजर क्वेश्चन था। ये फॉर एग्जांपल आपको मैं जो कह रहा हूँ, ट्रिक के थ्रू हम आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। सैंपल वीडियोस 2 अवेलेबल हैं आपके लिए, ये मैं ग्रुप में भी इस लेक्चर के बाद आपके साथ ये लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आपने देखा होगा वो पास्ट पेपर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है। ये कोई 50 से 60 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे में पीपीएससी बार बार पूछता है। अब ये ट्रिक के थ्रू मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, जिसमें क्या है 50-60 के करीब है ये ऑर्गेनाइजेशन जिनको हेडक्वार्टर में जीके के पेपर में पूछता है, और उसका एक आंसर है। एक ट्रिक का 2-3 ट्रिक है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और आपके ये 50 से 60 क्वेश्चन एक ट्रिक के जरिए कवर हो जाएंगे। देन सार्क की वीडियो है, सार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो पूछता है,
एशियान के हवाले से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के हवाले से जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे ट्रिक के थ्रू अवेलेबल हैं, और उससे पीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन है तरतीब के जरिए आपको करवाए जाएंगे। ये सैंपल वीडियोस हैं, लिंक्स आपके साथ इसके शेयर हो जाएंगे, आप इनको देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये आपके सामने एक मैंने टॉपिक तैयार किया है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस तरह चीजें तैयार करनी है और हमने आपको किस तरह करवानी है। ये टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करके इसके बाद मीटिंग मैडम के हवाले होगी। मैडम आपको एसे के बारे में गाइड करेंगे और इंग्लिश एसे, उर्दू एसे एंड कंपोजिशन के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैडम आपको गाइड करेंगे। और जो बच्चे हमें एसे के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस रेगुलर बैच बड़ी नॉमिनल सी फी है, आप इसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, आपको जस्ट 4000 पर मंथ फीस होगी। इसमें आपको इंग्लिश ऐसे भी करवाया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी करवाया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जीके का जो पेपर, ये चारों पेपर इंशाल्लाह इस हम माइनस से फीस में आपके साथ कवर करेंगे। अब ये एक मैप है, कहने को सिर्फ एक पाकिस्तान का मैप है आपके सामने, लेकिन इसमें से इतनी चीजें कवर होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी मैप में से जब हम मैप के जरिए चीजें करते हैं ना, वो पाकिस्तानी दरियाओं के बारे में पूछता है, तो ये इसी मैप के जरिए कवर हो जाएगा। फिर वो हमने करनी भी चीजें मैप के जरिए हैं। फिर वो पूछता है माउंटेन रेंजेस के बारे में कि ऊपर माउंटेन रेंज कौन सी है। ऊपर से पेपर में तो ऊपर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, वो पेपर में नॉर्थ लिखेगा, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। नीचे के लिए वो साउथ लिखेगा, राइट के लिए वो ईस्ट लिखेगा, वेस्ट के लिए वो क्या लिखेगा, लेफ्ट के लिए वो वेस्ट लिखेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इस तरह करके पूछेगा। वो पूछता है कि नॉर्थ में कौन सी माउंटेन रेंजेस है, साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है। तो आपके सामने मैं इस तरह हाईलाइट करके इस तरह कर दूंगा, इस जगह पे ये सिमो है, इस जगह पर कीर्थर है, इस जगह पर हिमालय है, इस जगह पर पराक्रम है, और जितनी भी सुलेमान रेंज है, चाकी के मुसलमान ने चाकी के जो अटैक किए, एटॉमिक अटैक किया चाकी में, वो किस माउंटेन रेंज में, ये तरतीब में मैप के जरिए आपके सामने कर दिए जाएंगे। ये फिर ये बेसिकली ये मैंने लास्ट बैच में बच्चों को रिवर्स करवाए थे, रिवर्स का ये मैंने मैप बनाया था बच्चों के लिए। ये बेसिकली ये रिवर्स का मैप है, तो ये मैंने करवाया था। तो ये देखें आपके सामने, ये जब मैं प्रेजेंट करूंगा आपको बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा कि कौन सा दरिया कहाँ से आ रहा है। इस तरह ही वो पेपर में पूछता है। फॉर द टाइम भी मैं आपके सामने जो आपको करवानी है जो चीज, वो मैंने आपको ये करवानी है बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। आप जानते हैं कि इधर करके नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ। फिर इधर ईस्ट में किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के साथ। इधर साउथ में कोस्टल एरिया है पाकिस्तान का, अरेबियन सी है पाकिस्तान के साउथ में, और इधर वेस्ट में ईरान है साउथ वेस्ट में, और इधर अफगानिस्तान है। ठीक है, यूं पाकिस्तान 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और साउथ में क्या कंट्री है, कंट्री नहीं है सॉरी, साउथ में है अरेबियन सी। अब इसके हवाले से जो क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में, वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये अब आपने मैप को ही जहन में रखना है। ये मैप है आपके सामने, इसको जहन में रखें और देखें। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को। ये है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। ठीक है, अब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें LOC, वर्किंग बाउंड्री और रेड क्लिफ लाइन। जब हम इन तीनों बाउंड्रीज को इकट्ठे करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर की लेंथ बनती है वो 3323 किलोमीटर बनती है। लेकिन ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सम टाइम वो आपसे क्या जस्ट LOC के बारे में पूछ लेता है, सम टाइम वो वर्किंग बाउंड्री के बारे में पूछ लेता है, सम टाइम वो डेड क्लिफ के बारे में पूछ लेता है। तो LOC के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। LOC था जो LOC का बॉर्डर कौन सा है, ये जो LOC का बॉर्डर है यहाँ पे करके है। ठीक है, ये जो आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे करके। LOC क्या है, ये आजाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम LOC बोलते हैं। इसका पुराना नाम क्या था, सीज फायर था इसका पुराना नाम। फिर वो फर्दर क्वेश्चन आपसे करता है सीज फायर कब बनाई गई। सीज फायर का जो 1949 में बनाई गई।
सीज फायर का नाम एलओसी में कब तब्दील किया गया? सीज फायर का नाम एलओसी में 1972 में चेंज किया गया। फिर जो 1972 में किस एग्रीमेंट के तहत सीज फायर का नाम एलओसी में चेंज किया गया? वो सिमला एग्रीमेंट था। सिमला एग्रीमेंट के तहत सीज फायर का नाम एलओसी में तब्दील किया गया। एलओसी की जो फिर वो पूछ लेता है एलओसी की लेंथ कितनी है, इसमें डिस्प्यूटेड है। एक सर्वे के मुताबिक 740 किलोमीटर के रेफरेंसेस भी मिलते हैं, देन 861 किलोमीटर के भी रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। फिर वो वर्किंग बाउंड्री के बारे में पूछ लेता है। वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान और इंडिया के किन एरियाज के दरमियान है? तो सियालकोट है। सियालकोट और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम वर्किंग बाउंड्री के नाम से जानते हैं। और वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 202 किलोमीटर है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वर्किंग बाउंड्री की लेंथ बताएं, और फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वर्किंग बाउंड्री किस एरिया में है। तो आपको बताया सियालकोट और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं। तो इंडिया वर्किंग बाउंड्री को इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से याद करता है। देन आगे जो क्वेश्चन एलओसी भी हमने कर लिया, वर्किंग बाउंड्री भी हमने कर ली। रेड क्लिफ लाइन के बारे में क्वेश्चन करता है। तो रेड क्लिफ वाला जो बॉर्डर है ये इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम रेड क्लिफ बॉर्डर के नाम से याद करते हैं। और रेड क्लिफ की जो लेंथ है वो 2100 किलोमीटर है। अभी थोड़ा मैं जरा चीजें जल्दी से कवर अप करूंगा, 5 मिनट बाद मीटिंग भी एंड हो जाएगी। तो आपने इसी लिंक पर क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। तो मैंने भी मैडम को भी टाइम देना है, मैडम के साथ फिर भी उन्होंने भी टाइम लेना है। तो मैं जरा तेजी में चीजें कराऊंगा। जो हमारी रेगुलर क्लास होगी तो बड़े सुकून से आराम से चीजें नोट करने का आपको टाइम दिया जाएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग एक आपको समझाने की खातिर मैं जरा जल्दी चीजें बोल रहा हूँ। अब ये जो एरिया है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, उसको ये वो एरिया है जो वेस्ट पे है, इसको हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी याद करते हैं। अब इसके हवाले से जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ के बारे में पूछ लिया जाता है। 2611 किलोमीटर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? ड्यूरेंट लाइन। देन ये ड्यूरेंट लाइन का जो बॉर्डर है कब ड्रा हुआ, इसका साल पूछ लेता है। 1893 के में ये साइन हुआ। ये 1893 में किन दो शख्सियात के दरमियान साइन हुआ था? तो ये अब्दुर्रहमान जो उस वक्त अफगानिस्तान का अमीर था और एक ब्रिटिश डिप्लोमेट था जिसका नाम था सर मोर्टिमियर ड्यूरेंट, उनके दरमियान ये बॉर्डर साइन हुआ था। होता क्या है, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान वो वाहिद कंट्री है जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद यूएनओ में रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन थी उसकी मुखालफत की। उसकी रीजन क्या थी? वो ड्यूरेंट लाइन वाला जो बॉर्डर है अफगानिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज हैं उनको क्लेम करता है कि अफगानिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, होता क्या है 1893 के अंदर ये जो बॉर्डर है ये अफगानिस्तान और उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान सेटल्ड हो जाता है। मैंने आपको बताया उस वक्त अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान के अमीर थे और जो ब्रिटिश डिप्लोमेट थे उनका नाम था सर मोर्टिमियर ड्यूरेंट, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट होता है और ये बॉर्डर बन जाता है। फिर क्या होता है 1919 के अंदर ब्रिटिश और अफगानिस्तान के दरमियान वार होती है जो कि अफगानिस्तान जीतता है। उस वार के बाद ब्रिटिश और अफगानिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट के अंदर ड्यूरेंट लाइन को जो 1893 के अंदर ओरिजिनली साइन हुई थी मोर्टिमियर ड्यूरेंट और अब्दुर्रहमान के दरमियान, अफगानिस्तान उसको दोबारा एक्सेप्ट करता है। जंग जीत जाता है लेकिन इस लाइन को वो दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है और 1919 के अंदर ये एग्रीमेंट होता है। लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान जो बनता है अफगानिस्तान इस लाइन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। क्यों इनकार करता है? अफगानिस्तान का ये क्लेम होता है कि ये जो ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट था ये अफगानिस्तान और ब्रिटिश के दरमियान साइन हुआ था, आप लोगों के साथ साइन नहीं था हुआ। तो लेकिन पाकिस्तान का क्लेम क्या था? हमें ये विरासत में ये एग्रीमेंट मिला है। तो इस वजह से अफगानिस्तान ने यूएनओ में पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन की मुखालफत की। इसके अलावा जो और क्वेश्चन वो करता है वो अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से वो पूछ लेता है कि अफगानिस्तान के कौन से प्रोविंस, ऑप्शन देता है एक दो प्रोविंसेस के नाम पे, वो पूछता है कौन कौन से प्रोविंस के जो बॉर्डर्स हैं वो अफगानिस्तान के कौन से प्रोविंस के बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हैं। उनमें
9 के करीब मैंने वो सारे बॉर्डर्स के नाम तरतीब में लिख लिए हों ताकि वो आपको घुमाए फिराए ना। वो सारे जिनमें उन सारे प्रोविंसेस के नाम वन बाय वन अपने नोटबुक पे लिख लें ताकि वो जो सा मर्जी प्रोविंस का नाम पूछे आपको भूला ना हो, जिसमें न्यूरिस्तान है, कुनार है, पक्टिका है, कोस्ट है, कंधार है, हेलमंड है, निमरोज है और बदख्शां है। नहीं, ये आपको एरिया नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर के हवाले से भी क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। वखान कॉरिडोर क्या है? ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है यहाँ पे करके, जो कि अफगानिस्तान के प्रोविंस बदख्शां के अंदर है। यहाँ पर ताजिकिस्तान है। पेपर में क्वेश्चन करेगा कि पाकिस्तान किस एरिया से ताजिकिस्तान से सेपरेट होता है, वो वखान कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान से सेपरेट होता है। और ये वखान कॉरिडोर के जरिए ही अफगानिस्तान का जो एरिया है ये चाइना से जा मिलता है। इसकी जो लेंथ है, अब इसकी लेंथ के बारे में सम टाइम वो क्वेश्चंस कर लेता है। इसकी जो लेंथ है 350 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 16 किलोमीटर से शुरू होकर 64 किलोमीटर तक जाती है। तो जस्ट 1 मिनट रह गया है मीटिंग लैब होने में। जैसे ही मीटिंग डिस्कनेक्ट हो, आपने इसी लिंक पर कनेक्ट होकर क्लास को रिज्वाइन करना है और मैं 5 मिनट तक आपका वेट करूंगा, उसके बाद हम मीटिंग का आगाज कर देंगे। तो जैसे ही मीटिंग एंड हो, आपने हमें वापस ज्वाइन कर ले। अच्छा, जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट कर लें। एट द एंड हम आपके क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। पहले जो हमने आपके लिए एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, आपके लिए लेक्चर तैयार किया है, वो आपके साथ डिलीवर कर लें हम, फिर आपके क्वेश्चन को हम एंड पर एड्रेस करेंगे। हम आपको मियां उमैर, मुबश्शिर, रुबाब, जितने भी बच्चे जो क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं, तो एट द एंड हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। डोंट वरी, आपके क्वेश्चंस एड्रेस होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर इनायत हैं क्लास में? हैंड रेज करें अगर आप हैं क्लास में। तो मैं आपका माइक ऑन करता हूं, अगर आप हैं मुबश्शिर इनायत क्लास में तो बताएं। जी बच्चे, अपने क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन मुझे काफी लगा और मुझे फील भी हुआ कि आप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आपका पेपर नहीं क्लियर हुआ। तो व्हाट इज द रीजन? आप अपना कुछ शेयर करें ताकि आपको कुछ रेकमेंड सजेशन आपको दी जा सके। आपके अभी तक स्टडी प्लान क्या रहा है? आपने जो पास्ट पेपर्स थे वो कितनी दफा पढ़े हुए हैं और टॉपिक वाइज चीजों को किस तरह लेकर चले हैं आप? आर यू देयर? या हम नेक्स्ट मूव करें? अच्छा, अभी मैडम आयशा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो मैडम आयशा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को ऐसे के हवाले से गाइड करें। मैं करता हूँ मुबश्शिर, 1 मिनट जरा। यार आपकी तरफ से नेट का काफी प्रॉब्लम है मुबश्शिर, मैं आपको सही से सुन नहीं पा रहा। आप काइंडली ना क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको लेता हूँ कॉल पर। तो अभी सिर्फ क्लास को हमें आगे कर लेने दें मूव, तो फिर मैं आपको लेता हूँ। अब मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा आपकी बात को। क्लास के बाद मैं आपको कॉल पर ले लेता। अच्छा मैडम आयशा, अभी मैंने मैडम आयशा आपके साथ आएंगी, वो आपको करते हैं, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। उनमें अब जो चीज़ है, मैंने आपको अभी पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर का लिखवाया, अफगानिस्तान का लिखवाया, मैंने ईरान के बॉर्डर का भी लिखवाना था, चाइना के बॉर्डर का भी करना था, लेकिन टाइम ऑलरेडी आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ। मैडम ने भी आपको करना है, तो इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करता हूँ। मैडम आपको ऐसे के हवाले से गाइड करती हैं। नाउ ओवर टू मैडम। मैडम आपके साथ होंगे। जी मैडम प्लीज। आप जरा कुछ देर वेट करिएगा, आई थिंक मैडम की तरफ नेट का इशू है। 3 to 4 मिनट्स मैडम विल बी विद यू इंशाल्लाह। चले, जब तक मैडम नहीं आती तो मैं आपके क्वेश्चंस एड्रेस कर लेता हूँ। 1 by 1 आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। एग्जाम्स कब होंगे? अच्छा रुबाब, जो एग्जाम्स का जो प्लान है उसमें एक्सपेक्टेड है 1.5 से 2 माह आपके जीके के पेपर में आपके लगेंगे। अभी अप्रैल है, मई या जून के एंड पर इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। अभी नहीं होगा तो 2 माह आप जीके का पेपर पहले होगा, उसके बाद आपका फिर एसए और जो उर्दू एसए इंग्लिश एसए दोनों पेपर होंगे, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके साथ ही होगा। देन अवैस का भी क्वेश्चन था, एड्रेस हो गया। फिर है नईम आफ्ताब, आप पूछ रहे हैं कि सर प्लीज टेल 4 पेपर की स्टार्ट करें, चारों पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या पहले जीके करें? इसमें नईम आफ्ताब, जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हम पहले फेज के अंदर जीके को मेनली टारगेट करेंगे। हफ्ते में 5 दिन क्लासेस रखेंगे,
जीके को मेनली टारगेट करेंगे, उसमें 3 दिन हम जीके को मेनली टारगेट करेंगे, उसके साथ 5 पेपर भी आपको करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज भी स्टडी आपको करवाई जाएगी। लेकिन 2 दिन क्लासेस हम ऐसे की रखेंगे ताकि जीके के पेपर जब हो उसके बाद आपको हार्डली 30 डेज मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो 30 डेज के अंदर ऐसे तो तैयार होगा नहीं, और जो जिस बच्चे ने जीरो से तैयार करना है उसका तो बिल्कुल ही से तैयार होगा। तो हम जीके के साथ साथ थोड़ा सा ऐसे का टच रखेंगे, लेकिन इतना रखेंगे कि आपकी जीके के पेपर की तैयारी डिस्टर्ब ना हो, और साथ साथ ऐसे भी थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाए। मैडम आपको टास्क देती जाएंगी, आप वो करते जाएंगे, और आपका ऐसे का जब जीके का पेपर हो जाएगा उसके बाद आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। फिर इंग्लिश कंपोजिशन कबीर यासीन पहले इंक्लूडेड थी, अब एक्सक्लूडेड है। अब सिर्फ इंग्लिश ऐसे का 100 मार्क्स का पेपर होगा। जलाल जो जीके का पेपर के बाद आपको ऐसे का पेपर होगा, उसके बाद जो ऐसे का पेपर होगा राउंड अबाउट 30 से 45 डेज मिल जाते हैं ऐसे का पेपर होने में। पीएमएस मिनिस्टेरियल का जो सेकंड फेज है अभी तो 13 अप्रैल को पेपर हुआ है, तो उसके बाद आपका अराउंड आप महीने तक आपका पेपर हो जाएगा। अच्छा, और क्या है, आपको बच्चे कंप्लीट तैयारी होगी आपकी। तानिया कंवल आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, बेफिक्र रहें आप। जी बिल्कुल, आप जिसका जीके का पेपर क्लियर होगा वही नेक्स्ट फेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा। और जीके में आपने 40 मार्क्स क्लियर करने के लिए लेने हैं, लेकिन 40 मार्क्स लेने से फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। इंटरव्यू में जाने के लिए आपने मिनिमम 70 से 80 के दरमियान जीके में मार्क्स लेने हैं। फी डिटेल सिर्फ 4000 पर मंथ है, ओनली 4000। अगर अब मैं बैक जाऊँ, जब मैं आईकॉम की तैयारी कर रहा था 2012-13 के अंदर, उस वक्त मैं 5000 राउंड अबाउट फी पे करता, तो ये बराए नाम फीस है 4000 पर मंथ आपके लिए सिर्फ। कोऑपरेटिव लॉ के बारे में मैडम मरियम अभी मैडम आती हैं, मैडम आयशा ऑनलाइन आती हैं, वो आपको गाइड करेंगी। जी 4K फॉर ऑल पेपर्स, अली हुसैन पर मंथ हमारा पर मंथ फीस होगी ये। जी बिल्कुल जुनैरा, जीके के मार्क्स इंक्लूड होंगे। और कोई क्वेश्चन आपके? मैडम का मुझे मैसेज आ गया है, तो मैडम ऑनलाइन है, तो अभी जियोग्राफी के अंदर जियोग्राफी समहाउ इंक्लूड हो जाती है जीके के अंदर। नेगेटिव मार्किंग जो एमसीक्यू टाइप पेपर होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अली हुसैन इंक्लूड होगी, 0.25 आपका होगा, नेगेटिव मार्क होगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रेपरेशन टिल एग्जाम हम आपको प्रेपरेशन करवाते रहेंगे, आपको टेस्ट भी देते रहेंगे, आपके टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, तो इंशाल्लाह टिल एग्जाम हम आपके साथ रहेंगे, इन टच रहेंगे। ओवरऑल प्रेपरेशन के लिए अगर आप 3 से 4 माह हमारे साथ टच रहते हैं तो आप बेफिक्र रहें, आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। लेकिन इन टच रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इन टच होकर सो जाएं, लेक्चर के ऊपर डिपेंड करें। जो आपको टास्क होमवर्क आपको दिया जाए आपने उसको तैयार करना है। अस्का हफीज 3 से 4 मंथ, जिस तरह के मैंने आप पहले डिस्कस किया, 3 से 4 मंथ आपका लगेंगे। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ सेशन 3 to 4 मंथ्स। इन फिनिक्स हॉट, आप अपना नाम तो यार बताएं, आपका नाम क्या है? आपने 2 पेपर दिए हैं पीपीएससी के, तैयारी नहीं की और 38 नंबर आए हैं, तो इसके ऊपर मेहनत करें ना। आपको जो आज मैंने स्ट्रेटेजी बताई है तो इंशाल्लाह आप 70 तक जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आप अगर तैयारी करें। अभी मुझे 2 से 3 मिनट दें, मैं मैडम को होस्ट बनाऊं ताकि फिर आप मैडम के साथ अभी कुछ देर के लिए आप अपने मैसेजेस होल्ड कर लें, और मैसेजेस मैडम आपके साथ ऑनलाइन आती हैं, देन फिर आपके एट द एंड एक दफा फिर आपसे आंसर क्वेश्चन का एक सेशन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है उसके बारे में गाइडेंस दूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को ऐसे कर, और उसके बाद इस आपको जो ऐसे की गाइडेंस मैं अभी आपके साथ वो बेसिकली आवाज आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एकदम से ऐसे गिरता है कि नहीं, इन बच्चों को नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है ना वो पहुंचे हुए हैं। आई डोंट नो, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम क्लियर है, इस दफा तो काफी हसीन इत्तेफाक है, जैसे ही आप ऑनलाइन रहती हैं तो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसे मेरा बिल्कुल इंटरनेट जैसे ही आपने कहा है कि क्लास एंड और मेरा इंटरनेट जो है वो दौड़ने लगा है, और जैसे ही मैं क्लास में आई हूँ नेट कनेक्शन जो है वो एकदम से ड्रॉप हुआ है। अच्छा जी, तो बात हो रही थी ऐसे की, मैं जल्दी से कंप्लीट, आप मुझे होस्ट बना दें काइंडली ताकि मैं अपनी क्लास जल्दी से कंप्लीट करूं।
अच्छा, तो बच्चों बात ऐसी है कि जो अभी हम बात कर रहे थे इंग्लिश ऐसे की, उर्दू ऐसे जो है और कंपोजिशन जो है वो साथ साथ चलेगी। रही इंग्लिश की बात, तो आपको सबसे ज्यादा जो टफ टास्क है वो आपका इंग्लिश का है, ठीक है। वो भी इंग्लिश इस तरह से, अगर कंपोजिशन साथ थी तो आपके जो पासिंग रेशो थी वो कुछ कुछ सेफ जोन में थी कि आप प्रेसी करते हो, आप ईडीएम करते हो, तो कुछ ना कुछ मार्क्स की जो है ना आपकी शेयर वहां से बनता जाता है। लेकिन चूंकि अब इन्होंने 100 नंबर का आपका सीएसएस और पीएमएस की तरह ऐसे रख दिया है, तो अब उसके लिए आपको जो है वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली उन लोगों को जो कि वन पेपर के डोमेन से हैं, ठीक है। जो पहले सीएसएस कर चुके हैं या जो सीएसएस में जा चुके हैं, जिन्होंने किया है, उनको तो कुछ ना कुछ इसका इल्म होगा। लेकिन जो न्यू है, वन पेपर वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पहले वन पेपर में ही तैयारी की थी, चूंकि पहले वन पेपर में मेरिट बनता था और उस पे आपकी जो है वो प्रॉपर आगे सीट मिल जाती थी। अब इन्होंने टफ कर दिया है और मुझे लगता है कि अब वन पेपर के जितने भी बच्चे हैं उन्हें सेफ जोन में जाके ऐसे की तैयारी कर लेनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब बहुत सारी सीट्स ऐसी आ रही हैं, जितनी भी अच्छी सीट्स हैं उनमें इन्होंने डिस्क्रिप्टिव को शामिल कर लिया है। तो बात हो रही थी ऐसे की, तो ऐसे भी आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए जो रोड मैप है, एक बेसिक जो चीज होती है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और किस तरह से पढ़ें, तो उसके लिए मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करती होती अपने ऐसे के बच्चों को। उसकी खास वजह यह है कि अगर किसी ने कोई ऐसे लिखा हुआ है, किसी ने कोई आउटलाइन बनाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको अपनी एक आउटलाइन प्रोवाइड कर देती हूँ। अब आउटलाइन आपका एक फेस होता है ऐसे का, ठीक है। अब वो आउटलाइन मेरे दिमाग के रोड मैप के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ठीक है। वो मेरी एबिलिटी है, क्रिटिकल एनालिसिस है। मुझे पता है कि बिहाइंड इन जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं या मैंने आउटलाइन के जो बुलेट्स लिखे हुए हैं, इनके बिहाइंड क्या स्टोरी है और उनको किस तरह से मैंने लिखना है पेपर में। आपको मैं डेडलाइन भी आपकी अपनी होनी चाहिए, मटेरियल भी आपका अपना होना चाहिए, और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बड़ी मैटर करती है। चूंकि अब यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 आवर्स और आपको लिखना है 100 मार्क्स का ऐसे, ठीक है। और वो फुल रिकमेंडेशंस वही हैं जो पीएमएस और सीएसएस में है। आपको पता है सीएसएस में सिर्फ फेलियर जो है वो ऐसे की वजह से होता है, और अगर ऐसे इतना इजी होता तो हजारों की तादाद में वहां पे शामिल होने वाले बच्चे जो हैं, उनमें से सिर्फ हर साल 200 की रेशो में, 300 की रेशो में ही स्टूडेंट्स पास ना होते हों, ठीक है। तो इसको सीरियस लेना है, इसको पढ़ना है। ये कुछ डोमेन्स आपको नजर आ रही होंगी, ये बेसिकली डोमेन्स हैं, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट डोमेन्स है जो जब से सीएसएस हो रहा है, पीएमएस हो रहा है, या वन पेपर जहां जहां डिस्क्रिप्टिव था वो हो रहे थे, उन इनमें से वहां टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है। अब हमारी डोमेन क्या होगी, हम इन सारे टॉपिक्स को डोमेन वाइज करेंगे। डोमेन का मतलब ये है कि जब आपने क्लाइमेट चेंज को उठाना है, तो आपने सिर्फ यही नहीं पढ़ना कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक इश्यू है या इसके क्या इम्पैक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है ये बेसिकली जब हमने स्टार्ट करना है, तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि हम क्लाइमेट चेंज को करेंगे। हम क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसके मसले क्या हैं, ये किन वजूहात की बिना पे इतना जो इफेक्टिव टॉपिक बना हुआ है वो क्यों बना है, और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट, इसमें क्या जो है वो अभी तक जो रिफॉर्म्स आई हैं वो क्या हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, गवर्नेंस को पढ़ेंगे, करप्शन को पढ़ेंगे। ये मेरी पेपर हुआ है, जो मैंने डोमेन्स करवाई हैं, एग्जैक्ट उनमें 3 टॉपिक थे वो मेरी डोमेन से थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इन सारी डोमेन हमें इनका कंटेंट डाटा जो है ना है। अब आवाज आ रही है गाइस? आवाज आ रही है? तो ये कुछ डोमेन्स हैं, इम्पोर्टेंट डोमेन्स हैं। हम टॉपिक नहीं करेंगे। टॉपिक का मतलब होता है खुद को टारगेट करवाना, और डोमेन होती है एक वास्ट आपकी लाइन होती है जिसमें आपने जाके हर हर चीज को टच कर लेना होता है। जब फिर आप एग्जाम सेंटर में जाते हो और वहां पे उन्हीं डोमेन्स में से आपको टॉपिक आता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे करेंगे, पॉलिटिक्स पे
करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये कब हुई थी, इनका ओरिजिन क्या है, फिर हमने इनके फैक्टर्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं, सोल्यूशंस क्या होंगे और इनमें रिफॉर्म्स क्या आई हैं। एजुकेशन का करेंगे, गवर्नेंस का करेंगे, फिर जेंडर पे करेंगे, इकोनॉमी पे करेंगे, डेमोक्रेसी, सोशल इश्यूज, एआई, सोशल मीडिया, लिटरेरी टॉपिक्स। अब लिटरेरी टॉपिक एक वास्ट डोमेन है जिसपे हम एक टॉपिक नहीं कर सकते, या मैं इसमें आपको एक डोमेन नहीं करवा सकती। हर हर ऐसे का जो पेपर आता है उसमें 2 या 1 3 हर रेशो के हिसाब से जो है ना वो लिटरेरी टॉपिक्स आते हैं। अब इसमें कोई कोट दे देते हैं वो, और वो कहते हैं जनाब इस पे आप अपनी राय दें। ये टोटली आपका अपना एनालिसिस होता है, आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप उस टॉपिक को किस तरह से क्रैक करते हो। तो हमारा जो सेशन चलेगा उसमें ये होगा कि हम हर लेक्चर के एंड पे लिटरेरी टॉपिक्स जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको उन पे डिस्कशन करेंगे, और क्लास में ही उस पे हम एक प्रिसाइज आउटलाइन बना लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो फैक्चुअल डाटा है उसके साथ साथ हमारा लिटरेरी जो है टॉपिक साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, एरियाज नीचे लिखे हुए हैं कि हम किस तरह से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले उस टॉपिक की प्रॉब्लम देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, फैक्टर्स, चैलेंजेस, इम्पैक्ट, सोल्यूशन, रिफॉर्म, सारी चीजें हम इस एक डोमेन में कवर करेंगे ताकि फिर वो किसी भी तरह से उस टॉपिक को घुमा ले, हमें वो टॉपिक आता हो। अच्छा जी, मेन चीज जो ऐसे में होती है, अब देखिए ऐसे हजारों लोग अगर ऐसे में अपेयर हो रहे हैं तो हजारों ने ही ऐसे लिखना है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, जिनका स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और वे लिख के भी अच्छा आएंगे। अब यहाँ पे गेम आती है आपकी एलिमेंट ऑफ डिफरेंस की। मेरिट उन लोगों का बनता है जो कोई अच्छी चीज उसमें डाल के आते हैं, जो कोई एलिमेंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करके आते हैं। अब देखिए 10 पेपर मैं चेक कर रही हूँ और 10 में से एक बच्चा ऐसी बात करता है जो बाकी 9 ने नहीं की हुई। तो जाहिर बात है उस एक बच्चे ने जो बात की है और रेलिवेंट भी है और अनोखी भी है और एलिमेंट ऑफ डिफरेंस के साथ की है और बाकी 9 लोगों ने नहीं की, तो मेरिट पे मैं उसी को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, जेन्युइन सी बात है, आप लोग भी उसी को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने आपको कोई हट की चीज दी हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट ऑफ डिफरेंस पे काम करेंगे। अब एलिमेंट ऑफ डिफरेंस जो इस क्लास में होगा वो भी हर हर बच्चे का डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि 20 लोगों की क्लास है तो 20 लोग एक ही चीज लिख रहे हैं और एग्जामिनर को भी पता चले कि ये 20 लोग एक ही मैडम से पढ़ के आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, हाल दो आपका पेपर किसी एक एग्जामिनर के पास तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम एलिमेंट ऑफ डिफरेंस पे काम करेंगे। उसके लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज का एनालिसिस करवाती हूँ, मैं डिफरेंट टेक्निक्स देती हूँ बच्चों को सोचने के लिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, जिससे वो अपना लिखना सीखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस टॉपिक में ये चीज अभी करंटली हुई है, क्योंकि हम करंट डाटा भी करेंगे। और ये सारी चीजें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मिलेंगी। ये ना तो क्रैमिंग के लिए डाटा दिया जाएगा, ना ही इंटरनेट से उठाया हुआ डाटा होगा। ये आपको मेरी अपनी प्रैक्टिकल जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके थ्रू मैं ये सारी डोमेन्स आपको कवर करवाऊंगी, जिसमें करंट फिगर्स भी होंगे, डाटा भी होगा और उसमें कोटेशंस भी ऐड होंगी जो रेलिवेंट होंगी, प्लस आपको रेफरेंस के लिए नेम्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में करेंगे। और जो लोग सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि काइंडली जब आप ऐसे लिखने बैठे, जब आप ऐसे की तैयारी करें तो अपनी बिहाफ पे करें। डोमेन्स आपके पास सेम है, वो आप पास पेपर्स में भी उठा सकते हैं। पास पेपर की डोमेन्स लीजिएगा, उनको उठा के उनके टॉपिक्स देखिएगा कि अच्छा एक टॉपिक है तो उसने ये टॉपिक कहाँ से उठाया, वो डोमेन उठानी है, टॉपिक तैयार नहीं करना, डोमेन उठानी है। ठीक है, उस पर आपने जाके नेट पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, गूगल का डाटा नहीं पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो कि गूगल स्कॉलर से मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वहां से आपने रेफरेंस लेने हैं, आर्टिकल किस बंदे का है वो आपका रेफरेंस होगा। ठीक है, अब उस बंदे ने भी जो डाटा इस्तेमाल किया होगा वो भी वहां पे रेफरेंस देगा। फॉर एग्जांपल वो यूएनओ का देगा, वर्ल्ड बैंक का देगा, आपको आईएमएफ का रेफरेंस देगा। ठीक है, यूनेस्को का रेफरेंस देगा, वो डिफरेंट साइट्स का रेफरेंस देगा कि फला इकोनॉमिस्ट ने ये बात की, फला पॉलिटिशियन ने ये बात की। तो वो ये सारी चीजें जो है, ये रेफरेंस जो होता है ये वो चीज होती है जो आपके ऐसे में ऑथेंटिसिटी पैदा करती है और आपको एक एलिमेंट ऑफ डिफरेंस में जाके आपको एक आधा नंबर ज्यादा देने का मार्जिन रखती है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि किस तरह से हमने बाकी लोगों से एक डिफरेंट डोमेन में जाके ऐसे लिखना है, सबने ही लिखना है। देखिए क्लाइमेट चेंज के काज इफेक्ट आ जाते हैं तो काज इफेक्ट तो सभी लिखेंगे ना, तो जब सभी लिखेंगे तो भाई हमें मेरिट पे कोई क्यों चुनेगा। फिर वही पासिंग मार्क्स अगर आ भी जाएंगे तो हम मेरिट नहीं क्रैक कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए और खुद को टॉप लिस्टर्स में लेके आने के लिए आपको अपना एलिमेंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करना होता है, जो कि क्लास में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा जी, डोमेन हमारी जो होगी जो हमने इस सेशन में कवर करवानी है इंग्लिश की, वो ये है। पहले मुझे नहीं पता, आप लोग न्यू हैं,
आप लोगों की ग्रामर कितनी ठीक है, आप लोगों का स्ट्रक्चर कितना ठीक है। जो पहली क्लास होगी उसमें मैं आपसे एक पैराग्राफ राइटिंग का एक नोट लूंगी, ठीक है, जिसका मैं आर्टिकल आपको सेंड कर दूंगी। आप लोग उस पहली क्लास से पहले उसको रीफ्रेश कर लीजिएगा, अपनी वर्डिंग में एक आर्टिकल लिख लीजिएगा, वो आर्टिकल मुझे भेजिएगा, मैं उस आर्टिकल को चेक करूंगी। जिस जिस बंदे ने भी वो आर्टिकल लिखा होगा उसकी इवेल्युएशन होगी। इवेल्युएशन से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो मौजूदा बैच है उसकी इंग्लिश की एबिलिटी क्या है, उनका ग्रामर क्या है, कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई और मेजर बच्चे जो हैं वो इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेके बेहतरीन लिख सकते हुए, तो हम डायरेक्ट ऐसे पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली आउटलाइन से काम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको मैं डेली एक डोमेन जो करवाऊंगी उस पर डाटा प्रोवाइड करूंगी। उसी डोमेन के अकॉर्डिंग आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपने आउटलाइन लिखनी है, आउटलाइन आपको सिखाई जाएगी और वो आप मुझे चेक करवाएंगे। और अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग अभी बिगनर्स हैं, आप लोग वन पेपर से बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो फिर मेरा ये स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आपको ग्रामर करवाई जाएगी। ठीक है, वो 1 to 2 वीक में हमारी ग्रामर कवर हो जाएगी। उसमें आप हम सेंटेंसेस करेंगे पहले तो, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, और अगर आप ज्यादा बेसिक लेवल के बच्चे हुए तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कर लेंगे। ठीक है, ये ग्रामर का पोर्शन हम ऐड करेंगे आपकी एबिलिटी देखने के बाद। फिर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डेली एक डॉन का आर्टिकल सेंड किया जाएगा। सेंड करने का मकसद ये है कि आर्टिकल 6 से 7 होते हैं, जिनमें से मैं आपको एक आर्टिकल सेंड करूंगी जो मुझे लगता हुआ कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है और आपके ऐसे में आपकी हेल्प करेगा। वो आपके पास एक रेफरेंस भी बन जाएगा, वो आपके पास एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बन जाएगी और आपके पास डाटा भी आ जाएगा। मेरी आवाज सबको आ रही है, समझ आ रही है चीजों की? काइंडली माइक पे आके बताइएगा। यस मैम, आवाज आ रही है, समझ आ रही है। समझ भी आ रही है, ओके। अच्छा जी, फिर हम डेली की प्रैक्टिस एक राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस से ये होगा कि वो बच्चे जिन्होंने काफी टाइम से लिखा नहीं है या वन पेपर के हैं, वो जब उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अपने वर्डिंग में लिखेंगे, तो उनकी राइटिंग एबिलिटी बनेगी, उनको लिखना आएगा, उनके पास डाटा आएगा, उनका दिमाग खुलेगा, उनको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा काम होगा डेली का कि हमने एक पैराग्राफ लिखना है। आर्टिकल आपको मैं प्रोवाइड करूंगी ताकि आप इधर उधर के आर्टिकल्स में ना घूमते रहें, आप जस्ट स्टिक टू द पॉइंट रहें और वही आर्टिकल पढ़ें जो आपकी ऐसे में आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम काम करेंगे। उसका पहला काम तो वो हो गया, जी बिल्कुल, आपका जो आर्टिकल होगा ना उसका यहाँ क्लास में ही मैं आपको विद इन क्लास पीरियड जो है मैं चेकिंग करती होती हूँ, और साथ ही बच्चे को मैं ऑनलाइन जो है बताती जाती हूँ कि ये फॉल्ट है, यहाँ ठीक होना चाहिए था, इसमें ये करेक्शन होनी चाहिए थी। तो वो एक हिसाब से आपकी 1-on-1 चेकिंग हो जाती है। ठीक है, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग और डाटा कहाँ से आएगा? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक नहीं लेनी है, आपको किसी का लिखा ऐसे नहीं लेना, आपको डोमेन मैं बताऊंगी। अगर मैं कोई डोमेन लेके आती हूँ तो उसकी कंप्लीटली जो उसका फैक्ट एंड फिगर्स और उसका जो भी करंट सिनेरियो चल रहा होगा, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा, वो सारा मैं आपको यहाँ पे एज ए लेक्चर दूंगी। जैसे यूनिवर्सिटीज में हमें टॉपिक पे लेक्चर मिलता है, वैसे ही आपको लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, अब लेक्चर देने के बाद आपको मटेरियल भी मिल जाएगा उसी लेक्चर में, और जो मैं लेक्चर दूंगी उसमें जो मैं करंट अफेयर्स के डाटा बताऊंगी उससे आपकी फैक्ट बुक बनेगी। लिखना आपने मेरी क्लास में है, जो मैं आपको डाटा बताती जाऊँ आपने वो लिखते जाना है, जो मैं पॉइंट कहूँ नोट करने हैं वो आपने नोट करते जाना है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, 10 की 10 डोमेन्स का डाटा भी आ जाएगा एट द एंड आपके पास। 10 की 10 डोमेन्स के हर हर तरह से आपका वो जो नॉलेज है वो भी आपके पास आ चुका होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमारे पास टेक्निक्स हैं कुछ, जिससे हमें पता चलता है कि हमने टॉपिक को किस तरह से क्रैक करना है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, हम पढ़ लेंगे पॉलिटिक्स, हम पढ़ लेंगे गवर्नेंस, करप्शन, लेकिन वहां पे आएगा टॉपिक। अब टॉपिक जो है, आप आंसर क्वेश्चंस जो है ना वो मेरे साथ माइक पे कीजिएगा काइंडली, और एंड ऑफ द सेशन कीजिएगा। ठीक है, माइक पे क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं माइक पे ही एड्रेस करूंगी। अच्छा जी, अभी फिलहाल लेक्चर पे जो है ना वो कंसंट्रेट करें, लेक्चर लें। सिग्निफिकेंट क्या होंगी, टेक्निक्स होंगी, वो कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी जो यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, उनको सिखाने का ये होगा कि वहां पे बैठे आपको टॉपिक क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। वहां पे बैठ के आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस टॉपिक में क्या लिखना है। फुल फ्लेज आपको एक टॉपिक को क्रैक करना, उस पे नॉलेज ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह से, किस
डोमेन में जाके करनी है, और उसको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके आपने एंड करना है, ये टेक्निक्स भी हमारे लेक्चर्स में शामिल होंगी और ये आपको सिखाई जाएंगी। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छा ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि मैं आऊंगी आपको टॉपिक दे के चली जाऊंगी या मैं आपको जो है डाटा प्रोवाइड कर दूंगी और बस एंड नहीं, वो जो जो एक क्लास में होगा उसके बाद आपको जो एक दिन का गैप मिलेगा या 2 दिन का गैप मिलेगा, उसमें आपने उन चीजों को यूटिलाइज करना है। एट द एंड ऑफ क्लास आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, एक टॉपिक दिया जाएगा, जिसपे फिर आपने वो जो डाटा मैंने पढ़ाया होगा उसको यूटिलाइज करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपकी चेकिंग करूं, इवेल्युएशन करूं, तो आपको बता दूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हुई है या नहीं हुई, आपको वो डाटा अपने टॉपिक के साथ मैच करना आ गया है या नहीं आया, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ ही होगी। ठीक है, फिर हमने जो है वो आउटलाइन कैसे लिखनी है। अब एक आउटलाइन होती है, सिंपल आउटलाइन होती है, आप उस पे फ्रेजेस में लिख देते हो, वर्डिंग में लिख देते हो, आप सेंटेंसेस में लिख देते हो कि हम इस टॉपिक को इस तरह से एड्रेस करेंगे। एक होती है अट्रैक्टिव और एफिशिएंट आउटलाइन। अब अट्रैक्टिव और एफिशिएंट आउटलाइन वो होती है जिसमें आपने काम करना होता है कि आप एग्जामिनर को अपनी आउटलाइन पे ही बस इंप्रेस कर दो। ठीक है, उसको मेजर डाटा जो है आपकी आउटलाइन में मिल जाए, उसे पता हो कि इस बच्चे ने यहाँ पे ये जो चीजें डाल दी है ना, इसने अपने ऐसे में भी यही लिखनी है, तो ये मतलब अगर उसको वहां से पसंद आ जाएंगी तो वो क्या करेगा। अब एक चीज है, आप यहाँ पे जो आउटलाइन लिख रहे हैं, अगर उसके साथ यहाँ पे केस इन पॉइंट में उसको डाटा प्रोवाइड कर दें फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इसने लिखा हुआ है मेजर पॉइंट, और ये इसने इसके अंदर पैराग्राफ में जाके आगे ऐड करना है। तो आप टारगेट लिस्ट की जो होती है ना, उसमें से सेफली खुद को रिमूव कर लेते हो। अब यहाँ पे मुझे फैसिलिटेशन मिल गई कि मुझे समझ आ गई ये टॉपिक है, ये डाटा है, तो मैं कहूंगी अच्छा ठीक है यही होगा आगे भी। अब कहीं कहीं वो एक आधा पैराग्राफ फिर आपका जाके आगे पढ़ लेगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, या एक आधा दरम्यान में पैराग्राफ पढ़ लेगा कि आया इसने लिखा भी ठीक है या नहीं। अदरवाइज ये जो चीज होती है ना, या आपका फेस होता है, वो उसको फैसिलिटेट कर देना, उसको उसका माइंड बना दे कि आपने जो लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा, तो आप वो टारगेट लिस्ट में से अपने आप को सेफली निकाल सकते हो। फिर क्या आता है कि आपने वर्क करना है। अच्छा, एक आउटलाइन हम लिखनी सीखेंगे, आउटलाइन को इफेक्टिव और एफिशिएंटली किस तरह से आपने पोर्ट्रे करना है वो सीखेंगे। फिर आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन की भी डोमेन्स होती हैं, कुछ लोग सिंपली उसी इंट्रोडक्शन को जो आउटलाइन होती है उसको सेम आपने इंट्रोडक्शन में चेंज कर देना होता है, ये 1.5 पेज का होता है आपका। ठीक है, अब आपने वो किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है ये भी हम सीखेंगे। उसकी आई कैचिंग सबसे मेजर चीज होती है आपका टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जो आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हो ना, जहां से आप स्टार्ट लेते हो, ये फॉर एग्जांपल हमने एक टॉपिक लिया और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, ये जो 1 से 2 लाइनें होती हैं ना, ये आपकी बहुत बहुत जरूरी होती हैं कि आई कैचिंग हो, ये इम्प्रेस करने वाली हो, ये किसी टेक्निक्स के थ्रू आपने जो है ना उसको स्टार्ट किया हो। तो ये हम सीखेंगे कि आपने इंट्रोडक्शन जो है वो आई कैचिंग किस तरह से बनाना है। फिर आ जाते हैं आगे पैराग्राफ। अब पैराग्राफ की भी बड़ी गेम होती है। पैराग्राफ का पहला तो ये होता है कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि आपने एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि ये हमारे पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो एक डोमेन है जो हर बंदा ही इस पे काम करता है, स्ट्रक्चर पे तो काम करना ही करना है। साथ में ये होता है कि बोरिंग पैराग्राफ कुछ लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट कर लिया फर्स्टली से, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये बोरिंग है, ये मतलब आप एग्जामिनर को थका देते हैं। कुछ लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि हर हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको इतना आई कैचिंग बनाते हैं, इतना फैक्ट एंड फिगर्स के थ्रू या कोटेशन के थ्रू या टेक्निक्स जो हम सीखेंगे उसके थ्रू स्टार्ट करते हैं कि खुद ब खुद बंदे का जो है ना इंटरेस्ट बनता जाता है कि अच्छा अगले पैराग्राफ में क्या होगा, अगले पैराग्राफ में होगा। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना भी जो है वो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, ताकि आप बाकियों से खुद को डिफरेंट कर सकें। ठीक है, हम वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह से कि हम पैराग्राफ्स को किस तरह से जो है कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं और किस तरह से उसमें वैरायटी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कंक्लूजन को भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाना सीखेंगे। अब ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम अपनी क्लास में करेंगे। ठीक है, और यही चीजें आपकी सेम टू सेम उर्दू ऐसे के लिए हैं, लेकिन जब हम क्लासेस अरेंज करेंगे तो उसमें इंग्लिश की अलग क्लास होगी, उर्दू की अलग क्लास होगी। उर्दू चूंकि हमारी अपनी जबान है, उसमें हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम वो उर्दू नहीं लिख पाते जो कि रिक्वायरमेंट होती है लिखने की, अदब की उर्दू, तो वो उस पे हमारी
थोड़ी मेहनत लगेगी, हमें लिखना उस पे सीखना पड़ेगा, वोकैबलरी उसकी भी आपको बूस्ट अप करनी पड़ेगी। तो वो चीजें हम इंग्लिश उर्दू की साथ साथ क्लास में करेंगे। प्लस उसमें चूंकि कंपोजिशन नहीं है आपकी इंग्लिश में, लेकिन इसमें आपकी, आप अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू, जी जी, आप ठीक है, अच्छा, उर्दू कंपोजिशन है आपकी। कंपोजिशन में जो चीजें एक्स्ट्रा हैं जो हमने करनी है, वो पहले तो मुहावरात आते होते हैं, ठीक है, मे बी ये 10 मार्क्स के आपके होंगे। करेक्शन आती होती है कुछ, वो एक सेंटेंस दिया होता है उसमें करेक्शन करनी होती है, वो आएंगे आपको, वो हम करेंगे यहाँ पे। फिर ट्रांसलेशन आएगी आपको, इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है, वो उर्दू का पैराग्राफ हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे कि उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बेहतर करना है, और किस तरह से उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रांसलेट करना है। की आ जाए, अगर 10 की आई तो फिर एक्स्ट्रा उसमें खत ऐड कर देंगे, और अगर 20 की आई तो दैट्स इट, आपका यही सिलेबस है, और ये सारी चीजें हमारी इसमें शामिल होंगी। हम 1-on-1 जो उर्दू का लेक्चर होगा उसमें ऐसे प्लस कंपोजिशन साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ ऐसे हम करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं और इनको किस तरह से और किस डोमेन में जाके हम क्रैक करते हैं। सबसे पहली बात आती है फैक्चुअल और सोशल एसेस, ठीक है। अब ये सोशल प्रॉब्लम्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये फैक्चुअल और सोशल ऐसे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर कुछ आते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे, जिसमें आपको ओपिनियन देना होता है, स्टांस देना होता है, आर्गुमेंट देना होता है, और उसकी डोमेन आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग क्रैक करनी होती है कि मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ इस टॉपिक के, या मैं एग्री करता हूँ इस टॉपिक से। तो फिर जो आप एग्री करें या अगेंस्ट जाएं, उसके सारे जो हैं ओपिनियन और सारे आर्गुमेंट्स आपको अरेंज करने होते हैं। ये सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस क्या है, एवरेज है, और इसमें कौन सा डाटा कहाँ से यूज होगा, कहाँ से हमने रेफरेंस लेने हैं, ये सारी चीजें हमारी क्लास में ऐड होंगी। ये एक छोटा सा चार्ट है जो कि क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे, नेचर का, के टॉपिक की नेचर क्या होती है, उस टॉपिक को क्रैक करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके लिए नॉलेज कौन सा हमें रिक्वायर्ड होता है, फिर क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग क्या होगा, और उसको उसके अंदर हम एलिमेंट ऑफ डिफरेंस किस तरह से डाल सकते हैं। फिर कुछ आपके एसेंशियल्स होते हैं ऐसे के, ठीक है, जो आपके लाजमी तौर पे आपके ऐसे में शामिल होते हैं। वो सबसे पहले होता है कि आपका स्ट्रक्चर बेहतर हो, ठीक है, आपका आपका टेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, आपका ग्रामर ठीक हो, आप वहां पे मिस्टेक्स ना करें। फिर आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, इडियोमेटिक होना चाहिए, आपको लिखना बेहतरीन आना चाहिए, कि जो चीज एक आम बंदा एक आम जुबान में कर रहा है, आप उसी चीज को अच्छे तरीके से, जी जी, ये मैं अपनी क्लास में लेके आऊंगी, मैंने इस पे पूरा ऐसे लिखा हुआ है। मैं आपको इंशाल्लाह इस पे आउटलाइन जो है ना वो करवाऊंगी क्लास में। आज चूंकि आउटलाइन तो नहीं थी इस क्लास में, चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो जस्ट प्लानर्स जो है ना वो मैं शेयर कर सकूंगी आप लोगों के साथ। फिर ऐसे का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, पहले आपकी आउटलाइन होती है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और एंड पे आपका कंक्लूजन होता है, जिनको हम 1-on-1 जो है उन चीजों को करेंगे। एक्सप्रेशन आपने किस तरह से डालने हैं, उस एलिमेंट में यूनिटी किस तरह से लेके आनी है, कोहेरेंस किस तरह से आएगी, ठीक है, आपने रेपिटेशन को अवॉइड करना है, फिर आपने अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी होती, आपने डाटा जो है वो टू द पॉइंट ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ जो है वो करना है। आउटलाइन कैसे बनाएंगे ये भी हम सीखेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हमने किस तरह से कवर अप करना है, ये सारी चीजें जो है ये आपको क्लास में करवाई जाएंगी, ठीक है। ये था आपका इंग्लिश का, आज का इंग्लिश के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, ताकि मैं फिर आपको फोर्थ वन की ये इंग्लिश और उर्दू दोनों की अभी आपको मैंने जो है ना वो दी है। अगर आपने अपने बिहाफ पे तैयारी करनी हो तो आपने हर डोमेन को उठाना है, पास्ट पेपर्स लीजिएगा, उसमें जो डोमेन्स हैं उनको क्रैक कर लीजिएगा। यही मोस्टली 10 डोमेन्स होती हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। एक डोमेन उठा लीजिएगा, उस पर डाटा कलेक्ट करें, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये इशू क्यों है, अभी करंटली इस पे क्या इशू चल रहा है, करंटली इस पे क्या डिस्कशन चल रही है। डॉन आर्टिकल से आपको डाटा मिलता जाएगा साथ साथ। इस तरह से आपने पहले पूरे टॉपिक को तैयार करना है। टॉपिक जब आपका पूरा तैयार हो जाएगा, जब पूरी डोमेन तैयार हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की या पॉलिटिक्स की या गवर्नेंस की, तो फिर आप इसको पास्ट पेपर में से कोई भी एक क्वेश्चन उठाएं, कोई भी एक टॉपिक उठाएं जो आया हुआ है उस डोमेन से रिलेटेड, और उसको सॉल्व कर लें, ऐसे लिख लें। लेकिन ये ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी डोमेन है कि आप अपने बिहाफ पे तैयार कर सकते हो, या फिर आप विद आउट चेकिंग जो है इवेल्युएशन उसको आप पास कर सकते हो। तो मेहनत कर लीजिएगा इस पे,
कोई ट्यूटर जरूर रखिएगा जिसको आप इवेल्युएशन करवा सके। वो लोग जिन्होंने पहले ऐसे किया हुआ है वो, जी जी बिल्कुल, आपको हर चीज दिखाई जाएगी। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे मैंने किया हुआ है ऐसे, लेकिन मैं ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना, इसकी आउटलाइन प्लस इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको शो करवा दूंगी। आज चूंकि इंट्रोडक्टरी था तो कोई आउटलाइन वगैरह तो नहीं है ऐसे। पैराग्राफ राइटिंग पेज ऑफ योर नोट्स, यहाँ से भी मैंने शो किया था कुछ ऐसा पूछ रहे हैं आप? समझ नहीं आई मुझे आपकी। यस मैम, आपने अभी अपने नोट्स में पैराग्राफ राइटिंग का एक पेज दिखाया था, वो जरा मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा जी, पैराग्राफ राइटिंग का पैराग्राफ राइटिंग का कौन सा था? अच्छा हाँ, ये वो जो मिस्टेक्स हम यूजुअली करते हैं वो हैं जिन्हें अवॉइड करना है हमने, कि हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। और फिर हमने अपने जो स्टाइल है हमारा पैराग्राफ का, उसमें हमने किस तरह से ब्यूटी ऐड करनी है, ये उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा जी, फोर्थ आपका कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? आउटलाइंस देखे, मैं आपको जो टॉपिक भी मैं आपको क्लास में कराऊंगी ना, उसकी एक आउटलाइन मैं लिख के लाऊंगी, ठीक है? हर हर टॉपिक की एक आउटलाइन, प्रिसाइज आउटलाइन मैं खुद अपनी हैंड रिटन भी लेके आऊंगी टॉप यहाँ पे क्लास पे, जो कि डिस्कस होगी आप लोगों के साथ। और जो आप लोग आउटलाइन लिख के लाएंगे उसमें भी एडिशन भी करवाया जाएगा, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपने डाला हुआ है तो उसको रिमूव भी कराया जाएगा। तो वो यहाँ क्लास में ही चेकिंग होगी, क्लास में ही आपको जो है ना विद इन सेकेंड जो है वो आपको आपकी वैल्यूएशन के साथ आपकी जितनी भी उसके में रिकमेंडेशंस होंगी वो साथ ही मिल जाएंगी। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव, ये आपका है फोर्थ पेपर जिसपे 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। अब यहाँ पे आपको समझने की जो जरूरत है ना वो ये है कि ये है लॉ का पेपर, ठीक है? यानी कि इसमें जो एक्ट्स हैं उनमें लॉ की टर्म्स यूज हुई हुई हैं, जो कि नॉर्मली इंसान को समझ नहीं आती, ठीक है? क्योंकि हर वर्ड जो है वहां पे जो एक लॉ की डिग्री होती है उससे रेलेवेंट उन्होंने वर्ड्स यूज किए हुए हैं, जिनको फिर आपको जाके सर्च करना पड़ता है कि इसका बिहाइंड पर्पस क्या था, इसका पूरा डेफिनेशन क्या थी। तो ये इसको समझना ज्यादा ट्रिकी है, बाकी याद करना इसको इतना कोई खास ट्रिकी नहीं है, ठीक है? इसमें आपका पहले आता है 1925 का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इसके 11 चैप्टर है और इसके 73 सेक्शंस हैं, ठीक है? 11 चैप्टर है, 73 सेक्शंस हैं, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 है पंजाब का, ठीक है? एक तो ये पढ़ना है आपने इसमें, ठीक है? आप ये गूगल करेंगे, गूगल पे लिखेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छा जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट रूल्स आते हैं फिर इसमें 1927 के। अब ये 1927 के जो रूल्स है ना, ये 55 रूल्स हैं, 55 हेडिंग्स हैं इसमें, ठीक है? उसके आगे फिर आगे ये पैराग्राफ्स में उन रूल्स को डिफाइन किया गया है कि ये रूल बेसिकली कहता क्या है, ठीक है? फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव्स है, ये हिस्ट्री है आपकी कि पाकिस्तान में ये कब इनॉग्रेशन हुई, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या इसकी मूवमेंट्स चल रही है और करंटली ये किस स्टेज पे आ चुका है, ठीक है? अब इसके लिए अगर आपने आप इन चीजों को एज इट इज स्टेटमेंट लिख के गूगल करेंगे तो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकल के आ जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेयर एक्ट पढ़ना जो बहुत जरूरी होता है। हमारा जो इस क्लास में सेक्शन होगा वो ये होगा, हम पहले बेयर एक्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि 1925 के जो 73 सेक्शंस हैं वो 73 के 3 हमने एज इट इज यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है? पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अंडरस्टैंडिंग के बाद हम उसमें से एमसीक्यूज निकालेंगे कि इस पे एमसीक्यूज बन सकता है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, हर इंपॉर्टेंट डाटा हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है? ये चीजें हैं। अब आप इसको 2 वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों साइट से जाके इन तीनों चीजों का डाटा आपको मिल सकता है। बाकी मार्केट में भी अल्ताफ हुसैन की एक प्रिसाइज बुक भी चल रही है, उन पे ये चारों पेपर के बारे में है, लेकिन वो चूंकि उसका डाटा है तो वो इतना ऑथेंटिक तो नहीं है। मीन्स कि हर इंसान का ऐसे लिखने का एक अपना एनालिटिकल एनालिसिस होता है, आपको चाहिए कि आप सिर्फ डाटा लें और एनालिसिस अपना खुद डेवलप करें। हमारा प्लान ये होगा कि हम पहले बेयर एक्ट पढ़ेंगे, उन पे स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है?
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, और आपके इस चीज के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके भी टेस्ट सेशन होंगे आपके। जी जी बिल्कुल, एमसीक्यूज बेस्ड है आपका ये 100 मार्क्स का। अब आप लोग माइक पे आ जाएं, अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो कर लें, अदरवाइज मेरा सेक्शन यहीं तक का था। ये सारी अस्सलाम चीजें हम अपनी वालेकुम। क्लास में इंशाल्लाह से करेंगे। वालेकुम सलाम। मैम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ये क्या चीज है, ये समझ। देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली जो है ना, ये एग्री, अभी जो हमारा काम है ना, जो हमने पढ़ना है वो एक्ट है। लेट मी शेयर, अगर मुझे मिलता है कोई एक्ट, मैंने किया तो था डाउनलोड, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ इसको। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है जो गवर्नमेंट का है, जो आपने जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वहां पे, यानी कि हम लोग जो आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं, ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो फैसिलिटीज हैं, जो हार्मनी को, साइड इफेक्ट को और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको कवर अप करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये उनके लिए एक एक्ट है बेसिकली। लेकिन इस एक्ट में कुछ रूल्स हैं जो लीगल हैं। अगर वो कोई उसको लीगली वायलेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जाके, जो सोसाइटीज की जो एक डोमेन होती है या एक वो कहते हैं पीस होता है, उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको एक्ट के थ्रू जो है अपनी सर्विलेंस प्रोवाइड करनी होती है। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास एक्ट पड़ा हो तो। मैम मैंने एक्ट नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि सोसाइटी है क्या, डिपार्टमेंट क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। जी मैम। हम्म। अच्छा, बेसिकली ना ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल एक डोमेन बनी हुई है जहाँ पे आप वॉलंटेरिली एसोसिएशन को, कॉमन नीड्स जो पीपल्स की होती हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं, फिर इनकी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को जो मेंटेन करना, म्यूचुअल बेनिफिट्स को, यानी कि जो सोसाइटीज आपकी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, उनके पास जो उनको राइट्स मिले हुए हैं और उनकी वायलेशन के और कल्चर के, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सारी डोमेन्स इन सोसाइटीज की जो हैं उनको कवर अप करना होता है आपने अकॉर्डिंग टू लीगल असिस्टेंस, मैडम ये जो कि आपको एक्ट के टॉपिक थ्रू है पढ़नी होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, ये आई थिंक इसके ऊपर हमें सेपरेट एक लेक्चर करना पड़ेगा। इसको सिर्फ हाँ, इंट्रोडक्टरी वे में वो आप एक वास्ट, बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी जो मैंने आपको दिया है ना वो एक प्लानर दिया है कि आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट कौन कौन से हैं और आपको तैयारी किस तरह से करनी है, लेकिन ये 1 मिनट सारी रह गया है चीजें क्लास आपको डिस्कनेक्ट एक होने में। प्रॉपर 1 मिनट जस्ट रह गया, स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। 1 मिनट रह गया क्लास डिस्कनेक्ट होने में। क्लास डिस्कनेक्ट हो तो आपने वापस आ जाना है और 5 मिनट हम आपका वेट करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इस पे हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ये होता क्या है, इसके काम क्या है, इसके डोमेन्स क्या है, इसकी जो है वो बाउंड्रीज क्या क्या है, वो सारी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा एक सिर्फ प्लान चल रहा था। जी थैंक यू मैम। जी कबीर साहब, ये आपने, अच्छा ये वेबसाइट आपने किसी को बताई है? क्लास एंड है वैसे, आप लोग के क्वेश्चन है तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज सेशन तो सर जी एंड है। एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है मेरा। सर आई थिंक लीव कर गए हैं। नहीं सर हैं, सर क्लास आपसे में हूँ क्वेश्चन मैं। करें तो वो और चीज होती है, अगर आप कहानियां गढ़ते जाएं तो वो और बात होती है। तो उर्दू का भी सेम प्रोसीजर है, सेम है, लेकिन उसकी राइटिंग प्रैक्टिस और होगी। जी मैडम, आप बच्चों के क्वेश्चंस ले लें, उसके बाद फिर क्लोजिंग करते हैं। तो 1 बाय 1 अगर कोई माइक पर आना चाहता है या वैसे कमेंट सेक्शन में कुछ ड्रॉप करना चाहते तो करते, हम उनको एड्रेस कर देते। अभी जिन्होंने, ठीक है, अभी जिन्होंने क्वेश्चन किया था। जी वालेकुम सलाम, क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था, जब आप ड्यूरन लाइन के बारे में पढ़ा रहे थे और 1893 में जब मॉर्टिमर ड्यूरन ने अब्दुल रहमान से एग्रीमेंट किया था, उसके बाद फिर 1919 में जब वार हुई है
उसमें क्या मामला हुआ था और उन्होंने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया और पाकिस्तान वो को यूएनओ में अपोज किया यार था ये उन्होंने, इन डिटेल तो वो टॉपिक है, तो इन डिटेल टॉपिक है, इसको टॉपिक वाइज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हमने आपको बताया कि ये चीजें हैं, इसको इस तरह करना है। जो हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं उनके लिए कि ये इस तरह हम चीजें पढ़ाएंगे, और जो खुद पढ़ना चाहते हैं वो खुद देख लें कि आपने चीजों को इस तरह लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर में चीजें एड्रेस हो जाएंगी, डोंट वरी। आवाज कट गई थी आपकी उस वक्त, इसलिए पूछा है कि वो क्या 19 के इससे मैं बाद कह क्या रहा हुआ हूँ था। ये चीजें हम लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे वन बाय वन। ये जस्ट एक ठीक है, इंट्रोडक्टरी ठीक है, क्लास है। ठीक है। सर आप क्लास कब से स्टार्ट करें? ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 28 अप्रैल आ रही है ना, नेक्स्ट मंडे 28 है ना। सर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? PST? 27 अप्रैल लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। संडे, नेक्स्ट ओके संडे सर, तक आप हमें कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है सर आपके जो पास। जिनका सर जो पीएमएस मिनिस्टेरियल की आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अ, ये उसी में होगी। पीएमएस मिनिस्टेरियल सेपरेट है हमारा, तो उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो उसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग में कोई फर्क रखेंगे आप? उसकी क्लासेस और इसकी क्लासेस जिस दिन वो बैच क्लासेस, ही अलग है। वो बैच ही अलग है। वो हमारा जनवरी से बैच चल रहा है पीएमएस मिनिस्टेरियल वाला, और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जीके के पेपर में उसके, तो होप सो आगे सर भी। मैंने उसके लिए आज रजिस्ट्रेशन करवाई है सुबह ही आपसे, आपका नाम ये क्या है? पूछ रहा हूँ इसलिए। एजाजुल हक। हाँ वो यार सेपरेट बैच है, उसकी टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसकी टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। और वो हार्डली इसीलिए पूछ 1 मंथ रहा का हूँ कि सेशन है। ये भी ज्वाइन। वो एक जी सर, सेपरेट है, वो अलग है। ये तो मैं सर पूछ रहा आप था ये सर कि और इसी वहां पे में अब ज्वाइन जस्ट करता हूँ ऐसे तो वो करवा रहे हैं अभी हम। वो टाइमिंग का जो क्लैश आएगा उसको हम मैनेज कर लेंगे। सर आप एक मंथ में ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे? नहीं, ये जो हमारा फर्स्ट मंथ होगा उसमें हम जीके लेकर चलेंगे और साथ एसए को लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले जीके का पेपर होना है, उसके बाद आपके रिमेनिंग पेपर्स होने हैं। तो तो जीके हम के लोग ये साथ हम आपको 3 मंथ्स का कोर्स लेंगे? ऑलमोस्ट हमें 3 से 4 मंथ हो जाएंगे, 3 to 4 मंथ्स। और अगर कोई, ओके, जी जी सर ये आपको मतलब आपके व्हाट्सएप पे हम आपको फीस का जो प्रोसीजर है सारा जी बिल्कुल, वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे आपके? आपके पास व्हाट्सएप कांटेक्ट है एडमिन के, वो एडमिन ऑपरेट करते हैं, उनसे राब्ता कर लें, आपको सब गाइड कर देंगे वो। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर वन सर वन मोर क्वेश्चन जी जी कि इसका रिजल्ट कब आता है? अभी इसका जो पेपर एक्सपेक्टेड है 1.5 से 2 मंथ तक, तो इसका पेपर एक्सपेक्टेड है, और पेपर के 1 मंथ बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। जी जी, वो तो जीके का आएगा ना, और उसके बाद फिर दूसरे उसके पेपर बाद भी फिर होंगे, तो उनका कब आएगा? जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर आपके नेक्स्ट पेपर शेड्यूल हो जाएंगे, और वंस अगेन फिर 1 मंथ तक रिजल्ट आ जाएगा। ये पूरा साल लग जाएगा इसमें आपकी फाइनल रिकमेंडेशन होने तक। और जो बच्चे अल्लाह के करम से कामयाब होंगे वो इंशाल्लाह इस पोस्ट नेक्स्ट ईयर इस पोस्ट पर सर्व कर रहे होंगे एज ए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये जो सर प्रोसीजर मेरा है ना पीपीएससी का, बहुत तेज फास्ट है। इसके बरक्स आपको मैं एक मिसाल देता हूं, इंस्पेक्टर एफडीआर की सीट्स आई 2020 या 21 के अंदर एफपीएससी के थ्रू, और आज 2025 के अंदर जाकर उसकी फाइनल रिकमेंडेशन हुई है, जबकि पीपीएससी 1 साल के अंदर अंदर अपनी सीट्स की फाइनल रिकमेंडेशन कर देता है। सर एलडीए की भी आप पढ़ाते हैं? एलडीए की भी तैयारी करवाते एलडीए हैं का जो एसए बच्चों ने का एलडीए पे अप्लाई जो किया? बच्चे इधर एसए के लिए इनरोल हो रहे हैं वो ठीक है, उनका एलडीए में आगे एसए का भी होगा। सर ओके मैंने सर। ना डीपीएससी में भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए मतलब है कि स्केड्यूल वगैरह। मुबशिर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने डीपीएससी के लिए भी सर अप्लाई किया। वालेकुम सलाम। अ, पर मंथ फी क्या है? 4,000 पर मंथ। ओके। कबीर साहब पूछ रहे हैं 27 को पेपर है एडीएलडी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर का, तो अभी तो यह सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, तो 7 दिन के अंदर मैं आपको क्या बताऊं कि क्या चीजें पढ़ लें। इसमें तो आपको कबीर, मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लें। एटलीस्ट आप पेपर में बैठकर ये अफसोस ना कर रहे हो कि यार जो चीजें मैं पढ़ी थी मुझे वो भी नहीं आती। जी मुबशर साहब आप ड्रॉप कर दें अपना क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
ये जीके का सर ये मेरा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्लासेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। पैसी में भी जीके का पेपर होना है, तो जीके का पेपर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एटी पैसी में भी, डोंट वरी। सर ये पीएमएस मिनिस्ट्रियल का जो जीके का पेपर हुआ है, इसका जी, कब जी। तक रिजल्ट आएगा और इसके बाद कितने दिन मिलेंगे हमें तैयारी के लिए? उसमें अगले पेपर मेरा से? कल पीएमएस मिनिस्टेरियल का जो पेपर है अब रिजल्ट महीने तक आ जाएगा, और उसके बाद 45 डेज तक ये पेपर शेड्यूल हो जाएगा ऐसे का। और मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से करें, जिस हवाले से हमारा सेशन है, ताकि जो तमाम बच्चे जो क्लास में हैं उन सब का फायदा हो। ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप मुझसे पर्सनली भी राब्ता कर सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं फ्री टाइम में एड्रेस कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है सर, या हम क्लोज कर दें मीटिंग को? सर एक क्वेश्चन है जी जी कि ऐसे को लिखने के 101 तरीके होते हैं। जी जी ऐसे को लिखने के 101 तरीके होते हैं, और अगर हम एक तरीके से ऐसे को लेके चल रहे हैं तो हमें उसी तरीके से उस ऐसे पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, या अपने मेंटोर्स को चेंज करना चाहिए? क्योंकि हर मेंटोर अपना अलग तरीका बताता है। नो डाउट 101 तरीके सही हैं और वो पास करवाने वाले होते हैं, लेकिन हर बंदा अपने एक डिफरेंट तरीके से लेके चल रहा होता है। तो आप जो एक तरीके से लेके चल रहे हो, आपको उसी में प्रैक्टिस रखनी चाहिए, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैडम आयशा आप गाइड कीजिएगा जरा बच्चे को। जी देखिए, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है कि हर इंसान का ऐसे को प्रिपेयर करवाने का अलग स्टाइल होता है। लेकिन आपको जब अगर आप एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं और आपने कोई पेपर दिया है, आपने वहां पे पास कर लिया है, तो आपको वहीं पे स्टिक रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ा था, मेरा ऐसे पास हो गया, ठीक है, तो वो इनफ है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया पेपर में, ठीक है, आपका पेपर हो जाता है खुदा ना खास्ता फेल, देन आपको या तो उसी मेंटोर को कहना चाहिए, बताना चाहिए कि या तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें या फिर अपना मेंटोर चेंज करें। और जितने भी मेंटोर से आप पढ़ो, अच्छा और बेहतरीन स्टूडेंट वो होता है जो हर मेंटोर की अच्छी चीज को अपने पेपर में ऐड करके उसमें वैरायटी ऐड कर ले, ठीक है। 101 तरीकों को जब आप एक ही पेपर में डालेंगी ना, तो फिर वो पेपर सारे बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे उनसे अलग होगा, तो वही मेरिट पे जाएगा। एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बहुत जरूरी होता है आपके पेपर में, चाहे वो आपको मेंटोर दे, चाहे आप वो खुद अपनी एबिलिटी से उसमें क्रिएट करे। तो मेन मकसद होता है आपको ऐसे को कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना, प्लस उसमें एलिमेंट ऑफ डिफरेंस ऐसा डाल देना कि आपको खुद भी लगे कि इस डोमेन पे जाके किसी बच्चे ने इसको एड्रेस नहीं किया होगा, या ये चीज हर कोई नहीं लिखेगा। तो वो चीज अगर आपने अपने पेपर में डाल दी है और वो कोई आपको इसकी प्रिपरेशन करवा रहा है, तो वेल एंड गुड। ओके ओके। मैं भी एक क्वेश्चन है। बाकी नॉलेज तो जहां से मिले आपको ले लेना चाहिए ना, फिर उसको किस तरह से पेज पे उतारना है वो आपकी अपनी एबिलिटी होती है। जी, 10 मैडम, बंदों आप- से पढ़ा हुआ है और उसको लिखना कैसे है। कोई और क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है। सारा आपकी आवाज कट रही है। क्वेश्चन ये मैम, क्वेश्चन है कि ये जो जीके का पेपर होगा, इसके जो पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज और पेपर होगा, वन पेपर जो होगा जो पहले हमारी सेम होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो मैम वो किस तरह से डिफरेंट होगा? इसमें भी पाकिस्तान अफेयर्स हिस्ट्री वहीं से लेंगे जैसे वन पेपर में पहले मतलब बना इसमें आपका जो पेपर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ये है कि जो आपके रेगुलर पेपर होते हैं जीके के, उसमें 10 सब्जेक्ट्स की डोमेन होती है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। अब इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स की डोमेन है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी है। इसी में से पेपर आएगा और हम इसको ही पढ़ेंगे, और थारोली आपको लेक्चर्स में यही चीजें कवर करवाई जाएंगी। साथ आपको मटेरियल वगैरह के लिए जो प्रोवाइड भी किया जाएगा, और आपको बुक भी रेफर कर दी जाएगी। तो आपको जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपने खुद बैठकर जो रिसर्च करने पर टाइम लगता है, आपको वो टाइम आपका बचेगा। पूरा दिन बैठकर रिसर्च करना, चीजें ढूंढनी, वो आपको बैठे बिठाए मिल जाएंगी, आपने जस्ट उनको याद करना होगा। सर आपका नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, अगर ये वाला कोई बैच मिस कर दे? ये सिर्फ एक ही बैच हम रन करेंगे, नेक्स्ट बैच नहीं हम रन करेंगे। ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ एक ही बैच रन होगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें इंग्लिश का पोर्शन शामिल नहीं होगा जीके के पेपर में? जी ये जो जीके का पेपर है इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी है। ओके सर, थैंक यू। होप सो आप सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए होंगे। आज के लिए हम आपके लिए इजाजत चाहते हैं। जो बच्चे सर वन मोर क्वेश्चन। जी सर पाकिस्तान अफेयर में हमें जो है वो उसका कंटेम्परेरी पार्ट नहीं करना ना, क्योंकि वो तो करंट अफेयर में चला जाएगा। हमने पाकिस्तान हमें सिर्फ और सिर्फ वो जो होता है आज के दिन तक करना है। पार्टीशन, प्री पार्टीशन नहीं, आफ्टर पार्टी, पोस्ट पार्टीशन। कहाँ तक करना है? पोस्ट पार्टीशन भी करना है हमने, और पोस्ट पार्टीशन ज्यादा टारगेट होता है पेपर में। सर आप टेस्ट लेंगे हमारे, जब आप हमें पढ़ा लेंगे जीके का पेपर? जी बिल्कुल टेस्ट भी होंगे आपके। गूगल डॉक पर 100 नंबर के टेस्ट भी होंगे, वो आपको टेस्ट मिला करेंगे। उसमें आपके नंबर्स फिर आपको सर ऐसे उर्दू के ऐसे मैं कह रहा हूँ आपके टेस्ट हुआ करेंगे, आपके गूगल डॉक पर टेस्ट होंगे, उसमें आप फिर बाद में मार्क्स शेयर किया करेंगे। आपको आपकी वीकनेसेस बताया जाया करेंगे कि आपने ये मिस्टेक की है, आपने फ्यूचर में इसको इस तरह लेकर जाना है। अभी हमारा जो पीएमएस का बैच था हमने उसी तरह भी, उसमें भी इसी तरह ही किया है, और आपके साथ भी इसी तरह टेस्ट हुआ करेंगे। सर वो चारों सब्जेक्ट्स के मतलब इंग्लिश ऐसे और उर्दू जिन बच्चों की वीक है और उनके भी इस तरह टेस्ट होंगे। इंग्लिश ऐसे और उर्दू का आपका हर क्लास में टेस्ट है। अच्छा, मतलब कि अगर हफ्ते में 2 क्लासेस हैं तो दोनों क्लासेस में आपका प्रॉपर रिटर्न जो है वो आपको असाइनमेंट्स जो दी जाएंगी वो बेसिकली आपका टेस्ट ही होंगी, और उसको आप जब लिख के लाएंगे और उसकी वैल्यूएशन होगी तो वो आपका टेस्ट प्रोसीजर ही होगा। क्योंकि मैम कुछ बच्चे वीक भी है ना, जैसे मेरी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी बिल्कुल वैसे लिखी जाती है, लेकिन वीक वो उसके करेक्शन के लिए आप देखें बेसिकली ना इंग्लिश ऐसे है या उर्दू ऐसे है, ये है ही आपकी रिटर्न प्रैक्टिस। तो जब आप लिख के लाएंगी तो उसमें से गलतियां निकलेंगी, जो गलतियां निकलेगी उनको हम विद इन टाइम जो है ना वो एड्रेस करेंगे। आपका हर क्लास में चेकिंग होगी और हर क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपने इसको किस तरह से करेक्ट करना है। उसकी आपकी हर क्लास में रिटर्न प्रैक्टिस होगी, वो उसका जो है ना वो अलग से नहीं, तो आपको डेली लिखना पड़ेगा उसके लिए। सर जीके के पेपर में जनरल साइंस इंक्लूड नहीं होगी? जब जीके अलग से उन्होंने लिखा हुआ तो उसमें जनरल साइंस नहीं होगी फिर? अभी जो पेपर हुआ है ना पीएमएस मिनिस्टेरियल के अंदर, उसके भी 4 क्वेश्चन थे। इंग्लिश का, उसमें इंग्लिश इंक्लूडेड थी, इंग्लिश था। उसके बाद जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडी और जीके था, उसके अंदर उसने एडीएस टच नहीं किया। तो आपका ये जो पेपर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसके अंदर भी उसने 4 डोमेन्स आपको दी हैं, तो होप सो इसके अंदर भी ईडीएस टच नहीं होगी। अगर वो इन 4 डोमेन्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट टच करता भी है वो बड़ी बेसिक लेवल का होगा, उस तरह लाइक अ सब्जेक्ट वो उसके एमसीक्यूज नहीं टारगेट होंगे। मिसाल के तौर पर पीएमएस मिनिस्टेरियल का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे चैनल पर अपलोडेड है विद एनालिसिस, आप उसे देख सकते हैं। सर क्वेश्चन है मेरा एक। जी मूसा साहब। सर जिस तरह उर्दू का पेपर मैं बताया इसमें कंपोजिशन भी शामिल है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होगा, ऐसे भी होगा और ग्रामर भी होगा? नहीं, इंग्लिश में सिर्फ ऐसे है और उर्दू में ऐसे एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स का 100 मार्क्स। पहले जब उन्होंने ऐड दिया तब था कि इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन, लेकिन बाद में उन्होंने कोरिजेंडम इशू किया है, और अब जो पेपर होगा इंग्लिश ऐसे का वो सिर्फ 100 मार्क्स का ऐसे होगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक है, टाइम अब हो गया बहुत। हमारी नेक्स्ट एक क्लास है, हमने वो करनी है अटेंड, तो अभी हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं वो 27 अप्रैल तक हमसे रब्ता कर सकते हैं। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। so much थैंक यू वेरी मच। full section अल्लाह हाफिज़।